हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर उन नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। देखो, मार्केट है, गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे, सिंपल सा फंडा है। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? एक बार गलती करो, अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बार-बार वही गलती दोबारा से करते रहेंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। मार्केट में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बार-बार हम एक ही गलती की वजह से लॉस खा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो मेन चीज़ें होती हैं कि हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं। एक्चुअली जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सब की मिस्टेक्स क्या-क्या होती हैं, उन सबको एक साथ कंबाइन करके मैं यहाँ पर ला रहा हूँ और साथ में एक एडिशनल शेयर दे बता रहा हूँ मैं, जिसे हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए फ़ोकस में रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं उसके चार्ट्स को। तो स्वागत है आप लोगों का लर्न टू अर्न की थर्ड वीडियो में, जहाँ पर स्टार्टर्स क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं, उनके बारे में जान सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना हर किसी की है। सबसे ज़्यादा बोलूँ तो यूथ की ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को क्या होता है कि हमें रातों-रात अमीर बनना है। ऐसा नहीं होता, कभी भी हम रातों-रात अमीर नहीं बन सकते, कोई लॉटरी नहीं है जहाँ पर। हमें प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है, इसलिए कभी भी हमें रातों-रात अमीर बनने के सपने को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तो ना सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि हम एफ एंड ओ के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। एफ एंड ओ क्या चीज़ है? फ्यूचर एंड ऑप्शन में दिक्कत कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क कैपिटलाइजेशन होता है। मतलब अगर आप हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा जहाँ पर कि आप लोगों को अगर प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल्स हर जगह की, हर टाइप की नॉलेज है, ठीक है? और आपके पास सफिशिएंट कैपिटल अमाउंट है और सबसे मेजर थिंग कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप एफ एंड ओ में काम करें। वरना प्रॉपर अपना कैश मार्केट में काम करें, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। स्टार्टर्स क्या करते हैं, आते ही एफ एंड ओ में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें दिखता है कि जहाँ पर हमारे पास इतना-इतना प्रॉफिट होता है। इनफैक्ट वो लोगों के खुद के नहीं, लोगों के प्रॉफिट स्टेटमेंट जब देखते हैं ना, जहाँ पर मैंने खुद देखा है कि काफ़ी दिखाते हैं कि एफ एंड ओ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लाखों का, करोड़ों का, ठीक है, डेली का। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमें प्रॉपर सफिशिएंट अपनी कैपिटल के हिसाब से काम करना चाहिए। इनफैक्ट नए इन्वेस्टर को जब तक उन्हें नॉलेज नहीं आती एफ एंड ओ के बारे में, वो इस चीज़ में ना ही पड़े। दूसरा दिक्कत आती है इसी में कि हम इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे करो, कोई बात नहीं है, बट अगर आप नई इन्वेस्टर हो ना, आप पोजीशनल में जाओ, डिलीवरी में शेयर लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप इंट्राडे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी जो कैपिटल है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अकॉर्डिंग ही अपने शेयर्स को खरीदें। वही सबसे सही रहता है कि अगर हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मिलता है हमें मार्जिन, हम इतने ज़्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं कि हमें लगता है कि हम तो आज ही इसमें डबल पैसा कर लेंगे। जहाँ पर बात ये आती है कि आपको प्रॉफ़िट तो ज़्यादा दिखता है कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है तो हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। लेकिन आप अब ये सोचो कि अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो आपकी अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा का नुकसान होगा। और तीसरा इसी में मेजर पॉइंट आ जाता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने डिलीवरी पे शेयर लिए। मान लो कि हमने 50,000 की हमारी कैपिटल है, हमने 50,000 के शेयर लेने थे, लेकिन हमने क्या किया कि हमने 50,000 की जगह 75,000 के शेयर ले लिए डिलीवरी में, क्योंकि हमें पता है कि हम ले सकते हैं मार्जिन की वजह से। तो वो अब उसने सेटल होने में T+2 डेज़ लगते हैं। मतलब कि अगर आपने आज शेयर बाय किया है, तो आप उनको प्रॉपर, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, तो हम उसको प्रॉपर परसों को बेच पाएँगे, ना कि उन्हें कल बेच पाएँगे। तो यही दिक्कत आती है कि हमें कल के स्टॉक बेचना, हमारा प्रॉफिट में आ गया, लेकिन हमने कर दिया ओवर ट्रेडिंग। अब हम या तो और कैपिटल ऐड करें, और अगर कैपिटल नहीं है, फिर तो जी हमें लॉस होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम अगले दिन उसके परसों को, मतलब कि अब क्या पता कि क्या होगा। हो सकता है, मोस्टली मैंने कई बार देखा है कि उसमें फिर लॉस ही चला जाता है, हम अपना कैपिटल को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके बाद ना, जो मेजर है दूसरा पॉइंट, अनइवन ट्रेडिंग। अनइवन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास 50,000 की कैपिटल है फॉर एग्जांपल, हम एक ही शेयर में सारी की सारी कैपिटल लगा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।
हमें अगर हमारे पास कुछ शेयर आ रहे हैं तो उसकी हमें हमें हमारी कैपिटल का 8 से 15% ही लगाना चाहिए। अगर हमारे पास 50,000 अमाउंट है तो हम ये लगा लो कि इसका 10% 5,000 हुआ, तो आप 5,000 के शेयर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6,000 के ले लो, मिनिमम 4,000 के लो। लेकिन हम अगर 50,000 का 25,000 उसी शेयर में लगा देंगे, फिर तो गड़बड़ वाली बात हो जाती है। रीज़न इसमें क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि अगर आपने 10% लगाया है किसी भी स्टॉक में, अगर हमारा उसमें स्टॉप लॉस 10% का हिट हो गया, आपकी 10% अमाउंट गई, बट आपकी टोटल अमाउंट कितनी गई? अपने टोटल कैपिटल की 1% गई। तो इससे हमारी जो हमारी टोटल इनकम पे, मतलब हमारी जो टोटल कैपिटल थी उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम एक ही स्टॉक में सारी की सारी लगा देंगे और उस पे 10% का, तो आप खुद समझदार हो कि आपको कितना ज़्यादा लॉस होगा। और तीसरा जो मेजर पॉइंट आता है, ये भी हमारे यूथ की प्रॉब्लम है। यूथ की प्रॉब्लम कैसे? प्राइमरी इनकम मान लेते हैं हम इसको। हम कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में हैं या फिर अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं। जी, हम तो सारा का सारा अब काम धंधा छोड़ के हम तो ट्रेडिंग में रुपए कमाएँगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसे कभी भी प्राइमरी इनकम का सोर्स नहीं मानना चाहिए। ये हमारा सेकेंडरी ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ टाइम ऐसा भी आता है, कुछ महीने इनफैक्ट ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हमें प्रॉफ़िट नहीं होता बल्कि लॉस होता है। तो हमारा कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए ना जहाँ पर हमें इनकम हो रही हो। तो जो हमारा जो मेन काम होता है ना, हमें उस पर ज़्यादा फ़ोकस देना चाहिए। ट्रेडिंग करो बट इसे हमेशा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के नाम से यूज़ करो। जो मेन अगला पॉइंट आ जाता है, चौथा जिसे हम कहेंगे फोर्थ पॉइंट, पेशेंस। पेशेंस में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लोगों में पेशेंस होता ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है। लोगों को क्या लगता है कि हमने तो शेयर ले लिया, बस ये अभी कभी बढ़ जाए, हमें अभी कभी 10% 15% अपर सर्किट तक लग जाए, लगातार लगता रहे। ऐसा नहीं होता। अगर वो शेयर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट कर रहा है और आपको लॉस भी नहीं दे रहा, माना कि वो इंक्रीज भी नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा टाइम दो। उसे टाइम देना जरूरी है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए कई बार स्टॉक कंसोलिडेट हो जाता है। तो इसलिए उस स्टॉक को टाइम दो, क्योंकि वो जितना टाइम लेगा, अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा, तो वो जब बढ़ेगा ना, उतने ही बड़े धमाके के साथ बढ़ेगा। और इसी के साथ ना, हमें अपने जो हमने जो स्टॉक लिया उसमें ना विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहने का मतलब, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लो, लेकिन अगर वो नहीं टूट रहा और ना ही बढ़ रहा है तो उस पर थोड़ा विश्वास रखो। आपने अपनी कॉल ली है तो उस पर विश्वास रखो कि कोई बात नहीं बेटा, तू भी बढ़ जाएगा। हमें तुझ पर विश्वास है। वो हमारा जो है, हमारी टेस्टिंग कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि हमें कितना पेशेंस है। ठीक है ना? इसलिए हमेशा अपने विश्वास पर विश्वास रखो। और जो पांचवा पॉइंट होता है ना, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज में ना काफी ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं। वैसे तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वो हर आदमी की, हर पर्सन की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन इसमें ना कुछ कॉमन पॉइंट लाता हूँ मैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट लाता हूँ, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। कोई भी नया इन्वेस्टर है, अब वो स्टार्टिंग कर रहा है। इनफैक्ट मैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलूंगा। क्या होता है कि अगर हमारे पास ना 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है ना, ठीक है, हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, हमने सोच लिया स्टॉक मार्केट में। तो मैं जहाँ पर क्या होना चाहिए कि 1 साल तक, मिनिमम बोल रहा हूँ, 1 साल तक ना आप उस 1 लाख रुपए को ना यूज करो स्टॉक मार्केट में, बल्कि उसका 10%, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि 5% ही यूज करो। रीजन, सर ऐसा क्यों? मतलब हम तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट करें, इससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपको 1 साल प्रॉफिट लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। ये हमेशा ही यहीं रहेगा, और ये कुबेर का खजाना है, जितना निकाल लोगे वहां पे कम नहीं होने वाला। बट उसको निकालने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि हाथ मारोगे और आ जाएगा, मुट्ठी भरी और निकाल लिया। इसको ना प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ निकालना पड़ता है। अब स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आप जितनी कम रखोगे ना, उतना सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? भाई साहब, इसमें ना हमें ना अपने इमोशंस, पेशेंस, हर चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए। नया इन्वेस्टर क्या है, कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं स्टॉप लॉस क्यों लूँ? आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा ये शेयर। ठीक है भाई, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ऐसे बिना सोचे समझे हम उम्मीद रखेंगे, ये तो गलत है ना। वो आपका स्टॉक गिरता रहेगा और आपको उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। ये चीज़ कभी नहीं करनी होती। इसलिए ना आप स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमेशा कम रखो। कोई बात नहीं, आपको जब अपनी इमोशंस, पेशेंस पे कंट्रोल होने लगेगा ना, आप डबल कर लो अमाउंट। 1 लाख की जगह 2 लाख लगा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होएगी। वही ना जो आपने कम लगाई है वो उस टाइम पर डबल कर देना। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% ही अमाउंट लगाओ। और इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, बाइंग एंड सेलिंग लेवल। अब सीन क्या होता है इसमें कि हमने कोई भी शेयर बाय करते हैं, कोई भी शेयर सेल करते हैं, ये तो लॉजिक होता ही है और करना ही क्या होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन हम बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, हम उसमें ना प्रॉपर तरीके से नहीं चलते। अब कोई शेयर बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, लेकिन हम उसे बाय कब करेंगे? हमने उसको तब बाय किया जब वो शेयर पूरा का पूरा बढ़ चुका है, अब आगे रेजिस्टेंस है और या फिर स्मार्ट मनी निकल रहा है, हम तब जाकर बाय करते हैं। लेकिन तब नहीं बाय करेंगे जब उसमें मूवमेंट आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो सर मूवमेंट आया है, अभी क्या पता नीचे को आ जाए, हम फिर बाय करेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है, जब अपने सपोर्ट को रिक्लेम किया है, तो हमें उसको तभी बाय करना चाहिए। सेल, मान लो कोई हमारा शेयर सपोर्ट तोड़ रहा है, हम वहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों? सर ये तो दोबारा से रिक्लेम कर लेगा। हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, हमारा पैसा है, हम कभी भी इसको लॉस में नहीं देख सकते। ठीक है भाई, स्टॉप लॉस लो वहाँ पर। स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताओ, आप चलो घर में फ्रूट पड़ा है, सेब वगैरह पड़ा है, मान लो एप्पल है आपके घर में, अगर वो थोड़ा-सा कहीं से खराब हो जाए, तो आप उसको खाओगे? नहीं खाओगे। वो लेकिन आप ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा फेंक दोगे बाहर कि थोड़ा-सा साइड से खराब हुआ है, मैं तो इसको पूरा का पूरा नहीं खाऊँगा। हम उसको वहाँ से काटेंगे, जो हिस्सा खराब हुआ है, वो हम फेंक देंगे, बाकी हम खा लेंगे। मतलब हमने यूज़ किया ना जो सही था, तो हम अपनी जो अमाउंट बची हुई है, उससे तो यूज़ करो ना। ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा। इनफैक्ट मेरे दोस्तों के एग्ज़ाम्पल्स हैं ये, जो नए इन्वेस्टर हैं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना नए इन्वेस्टर के साथ आती है। जिन्हें नए इन्वेस्टर के साथ अब उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं, हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 8% का, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 10% का। किसी भी कोई भी हमने ट्रेडिंग ली है, इंट्राडे ली है, या कुछ भी लिया, हम मैक्सिमम 10% का लेके चलेंगे। तो अब वो रूल्स पे कायम नहीं करते। अब आप जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी शेयर्स लाइक बालाजी माइंस, एलेक्स केमिकल, इन शेयर्स में क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस कितना ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इनफैक्ट 20 प्लस हो चुका है। ऐसा नहीं होता काम। और एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, आईपीओ के बारे में। एक आईपीओ आया था कार ट्रेड का, ठीक है? कार ट्रेड का आईपीओ आया। अब आईपीओ का सबसे बड़ा रूल क्या होता है कि हमें लॉस हो प्रॉफिट हो, हमें वहाँ पे एग्जिट लेना पड़ता है, ठीक है? और हमारी एक नए दोस्त हैं जो नए इन्वेस्टर थे, उन्होंने आईपीओ अप्लाई किया था, उन्हें मिला था। और वो आईपीओ चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें कितना लॉस चल रहा है। वो अभी तक एग्जिट ही नहीं कर पाए। क्या आने वाले टाइम में इसका लेवल नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें वहाँ पर एग्जिट लेना ज़रूरी है। हम बिना फालतू में उस अमाउंट को एक होपिंग पे फँसा के रखेंगे कि शायद वो आ जाए, काश वो आ जाए। ये काश से काम नहीं होता बिल्कुल भी, कभी भी। और तीसरा जो इसी में स्ट्रैटेजी में एक पॉइंट आ जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी बड़ा पर्सन है, स्मार्ट मनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला हो गया, या कोई भी और हो गया, कोई फंड हो गया, किसी शेयर में जा रहा है, तो हम बिना सोचे समझे उस शेयर में पैसे लगा देते हैं। अब ऐसा क्यों? सर, वो जो स्मार्ट मनी है ना, या फिर वो जो पर्सन है, हमें उसका रिस्क कैपिटलाइजेशन कभी नहीं पता होता। अगर उसे एक स्टॉक में लॉस भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होती उसे। लेकिन अगर आपने वही पैसा सारा सारा का सारा एक ही उस स्टॉक में लगा दिया, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। आप अपना रिस्क फैक्टर देखो, आप कितना लॉस ले सकते हो, या फिर उस शेयर को चेक करो, उसके फंडामेंटल चेक करो, उसके टेक्निकल चेक करो, हर चीज़ चेक करो, फिर उसमें एडिशन करो, ठीक है? और उसके बाद ना एक सिक्स्थ पॉइंट आता है कि हम क्या करते हैं कि स्टार्टर्स जो होते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ट्रेडिंग करो। लेकिन सबसे बड़ी मतलब मुझे जो दिक्कत आती है ना, वो कभी भी आपके इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं होने देगा।
सीन क्या है पेपर ट्रेडिंग में, आपने मान लो कि लाखों छोड़ो करोड़ों के शेयर बाय कर लिए, और उस शेयर में मान लो आपने 10 करोड़ के शेयर बाय किए, आपके पास अमाउंट तो है नहीं, चलो आपने बाय कर लिया, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग तो यही है कि नकली के शेयर नकली के रुपए। अगर बाय चांस मान लो कि कल को वो शेयर 10 करोड़ रुपए आपके 5 करोड़ भी रह जाएंगे ना, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाई मेरे कौन सा रुपए हैं। मैं कह रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग की बजाय ना आप रियल मार्केट में रुपए लगाओ, बेशक आप 100 रुपया लगाओ, वो 100 के जब 95 रुपीज होंगे ना, आपको पता लगेगा कि कितनी इमोशंस आपके कंट्रोल में आते हैं, तब आपको फील होता है कि हाँ मेरा पैसा है, अब इसमें दिक्कत हो रही है। इसलिए हमेशा पेपर ट्रेडिंग अवॉइड करो, मेन ये चीज़ आती है इसमें, क्योंकि ये हमारे स्टॉप लॉस वगैरह इमोशंस वगैरह को कंट्रोल नहीं करता। और एक और 7th पॉइंट जो नए इन्वेस्टर्स काफ़ी करते हैं, इनफैक्ट ये नए इन्वेस्टर्स की नहीं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की दिक्कत है। नए इन्वेस्टर्स की काफ़ी दिक्कत होती है पेनी स्टॉक। जी हम तो पेनी स्टॉक ले लेते हैं 10-12, ठीक है, हमने 10-12 पेनी स्टॉक में लगा दिया 1-1 लाख रुपया। सर आने वाले टाइम में 5-10 साल में ये तो पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। भाई वो पेनी स्टॉक है, जो आज तक कितने टाइम से वो पेनी स्टॉक है, वो आज तक नहीं कुछ हुआ, तो आने वाले टाइम में क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पेनी स्टॉक नहीं करेगा, हो सकता है 100 में से एक पेनी स्टॉक चलेगा, जरूर चलेगा, लेकिन कौन सा चलेगा आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी बिना फंडामेंटल के कभी भी किसी स्टॉक में पैसा ना फंसाए। चलो, आप लोगों को जिस चीज़ की वेट हो रही थी, एक स्पेशल टिप, मैं आप आज एक ऐसा शेयर डिस्कस करने वाला हूँ जिसे आने वाले टाइम में आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्टडी कर सकते हो। आप चार्ट चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। शेयर का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। ये अभी ट्रेड टू ट्रेड में चल रहा है। ट्रेड टू ट्रेड में मतलब इसमें कोई भी एक्शन होगा या कुछ भी होता है तो सेबी की इस पे पैनी नज़र है। मतलब पूरी की पूरी निगाह लगा रखी है इसने कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना इस स्टॉक में। जो शेयर आज चल रहा है लगभग 2300 के प्राइस पे। मैं ये नहीं कहता कि जाओ इसे बाय कर लो, पहले आप इसे स्टडी करो। हाँ, इसके मैं आपको एक लेवल देता हूँ कि आप इसे कभी भी एक साथ बाय मत कीजिएगा अभी, क्योंकि जितनी देर तक ट्रेड टू ट्रेड में चल रहा है कभी भी फ़ायदा नहीं है। इसे आप धीरे-धीरे एक्युमुलेट कर सकते हो। जैसे कि इसका जो मूविंग एवरेज एक तो इसका बेस्ट लेवल आता है 2200 का। 2200 पे जैसे कि कुछ शेयर्स ले लिए, ज़्यादा नहीं, अपनी कैपिटल का मतलब आपने 10% इस स्टॉक में लगाना है, उस 10 का भी 3% 4% लगा दिए। फिर उसके बाद अगले लेवल 2050, जहाँ पर आप इसमें एवरेज करोगे, एडिशनल और ऐड करोगे, ठीक है। और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि जो कभी 2050 से नीचे आएगा। अगर बाई चांस आता भी है, अगर बाई चांस आता भी ज़्यादा टाइम मतलब ट्रेड टू ट्रेड तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टू ट्रेड के बाद आता है फिर तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट भी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है आता तो ट्रेड टू ट्रेड में ही आता है, तब तो हम इसमें और भी एडिशनली बाय कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? इस स्टॉक में ऐसा क्या चल रहा है? वो आप चार्ट चेकआउट करो, इसमें वॉल कंसोलिडेशन हो रही है काफ़ी टाइम से और वॉल्यूम इसमें काफ़ी लो है। और वॉल्यूम लो है मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, जिस दिन ये ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आएगा तो इसमें क्या होगा? ब्लास्ट होगा। सर कितना बड़ा ब्लास्ट होगा? ये तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना बड़ा ब्लास्ट होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, एटलीस्ट एटलीस्ट 3500 तक का तो मेरा टारगेट है इसमें। ये स्टॉक सर कितने टाइम के लिए? आप नए इन्वेस्टर हो, एटलीस्ट 5-6 महीने इसमें वेट कर सकते हो। मतलब इसको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए एडिशन बनता है। बट हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। आप इसको स्टडी करो, इसके फंडामेंटल चेक करो, टेक्निकल चेक करो, फिर आप इसमें एडिशनिंग कर सकते हो। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना इस बात को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ लगी होगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये गलतियाँ हर कोई करता है। ताकि देखो गलती फिर भी करोगे, नया इन्वेस्टर आएगा वो ये गलतियाँ करेगा ही करेगा। मुझे वो दिक्कत नहीं है, आप गलती करो, एक बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार-बार वही गलती करोगे ना, मुझे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बट आपको ज़रूर पड़ेगा। आप मार्केट में आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ से पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के लिए कभी-कभी स्टॉप लॉस लेना भी ज़रूरी है, ठीक है? वो लो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस क्या होगा?
आपका थोड़ा लॉस ही होगा, किसी और शेयर में कवर हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप बिना उसके मतलब कि ऐसे ही आपने किसी में स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस लिया नहीं और स्टॉक रह गया 50% डाउन, तो क्या करोगे आप? आपकी आधी कैपिटल गई। मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, मैंने खुद देखा है लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ स्टॉप लॉस हमेशा जरूर लो और अपने इमोशंस और पेशेंस इन्हें हमेशा ध्यान रखो, इन पर हमेशा कंट्रोल रखो। मुझे पता है ये चीज़ एक्सपीरियंस टाइम के साथ आती है। तो क्या हो गया, ना तो मार्केट कहीं भागी जा रही है, ना हम भागे जा रहे हैं, ना आप भागे जा रहे हो, हर कोई यहीं पर है। हम थोड़ा लेट कर लेंगे, थोड़े रुपए लेट बना लेंगे, कोई बात नहीं। आप पहले अपनी स्ट्रेटजीज, अपने इमोशंस, अपने कंट्रोल पर ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।